नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह के करंट अफेयर की और देखते हैं कि आज सुबह के करंट अफेयर में हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। यार अब जो है ना, ठंड जो है ना लगने लगी है, थोड़ी थोड़ी महसूस। सुबह सुबह स्कूटी चलाते हैं ना और हाफ टी शर्ट में आते हैं तो लगता है कि भैया ठंडी तो आ रही है। ऐसे धीरे धीरे करके वेलकम 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 बोलते हुए आ रही है। तो फिर मैं स्कूटी को थोड़ा धीमे कर लेता हूँ कि थोड़ा धीमे हवा लगेगी। फिर याद आता है कि जब लोग सलाह देते हैं, आंसू यार कार से ऑफिस आ जाया करो, तो लगता है यार कार गेट खोलना, स्टार्ट करना, फिर 36 तो ताम झाम रेड लाइट पे 2-3 बार रुकना और स्कूटी के लिए गली से शॉर्टकट चले आना। तो कई निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि अपनी राम प्यारी ही सही है। चलिए तो आनंद लेंगे आज के सेशन का और फिर देखेंगे कि आज के सेशन में अच्छा क्या। अच्छा तुम ही लोग बताओ, 1.5-2 किलोमीटर के लिए कार सही है कि स्कूटी सही है जिसमें 2 रेड लाइट पड़ते हो? आई होप, मतलब मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि हाँ, जब बारिश बहुत तेज हो रही हो या ठंड बहुत तेज हो तो फिर ठीक है, फिर कार में स्कूटी से आने का एक लाभ और होता है नींद खुल जाती है, समझ रहे हो ना। मतलब ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है तो लगता है कि बस अब तो माहौल बन गया। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर का और देखते हैं कि क्या मजेदार बनता है आज का क्वेश्चन। ठीक है ना, आज का क्या मजेदार बनता है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं कि चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। कुछ लोग प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हम देख रहे हैं, एक आध दूठो हैं वो प्यार मोहब्बत में पड़े हुए। कमेंट बॉक्स इसीलिए हम देखने गए, समझ रहे हो ना, कमेंट बॉक्स इसीलिए हम देखने गए। खैर पहला क्वेश्चन पे आ जाए, देखें पहला क्वेश्चन क्या है। चलो, हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, पेन का है भैया, हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो सर देखिए, हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है और इस बार भी किया गया है। देखते हैं, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण हरी मऊ सैन्य शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। उमरई छावनी जो कि भारत में पड़ता है, मतलब एक बात ये भी याद रखना कि मतलब कहाँ पे इसका हो रहा है। कभी हरी मऊ शक्ति का अभ्यास इस बार भारत में हुआ कि मलेशिया में हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो उमरयू छावनी में किया जा रहा है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट कर रही है, ठीक है ना, राजपूत रेजिमेंट कर रही है। अन्य सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? वरुण, ठीक है ना, वरुण हुआ है। वहीं भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में ऑसेंडिक्स हुआ है, ये इस बार के पेपर में आया था। और ब्राइट स्टार 23 ये अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत काहिरा एयरबेस के बीच में हुआ है। भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में पासिक्स नाम का एक्सरसाइज हुआ है। तो वहीं मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी में आयोजित हुआ है। तो ये 4-5 उसके साथ रिलेट करके हम लोग दोहराते रहेंगे। निम्न में से किस देश में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का, निम्न में से किस देश में ना, यहाँ पे निम्न में से किस देश में, यहाँ पे निम्न में से किस देश में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव? भैया देखिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सऊदी अरब जाइए, ऐसे याद रखो। देखो सऊदी अरब बहुत ज्यादा ग्रोथ पे है कि नहीं, उसकी बिल्डिंग्स और कितने ही स्पोर्ट्स हैं जिसका आयोजन वगैरह सऊदी अरब कर रहा है। तो याद रखने के लिए फ्यूचर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सऊदी अरब में एकदम चले जाइए, ठीक है। तो सऊदी अरब में हो रहा है द न्यू कंपास 24 से 26 अक्टूबर को, वहां का एक जगह है रियाद, ठीक है ना, रियाद में 24 से 26 अक्टूबर, मतलब आज हम लोग यहाँ 25 अक्टूबर को जब पढ़ाई कर रहे हैं वहां लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2025 में खुद कमाइए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है ना। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 24 से 26 अक्टूबर यूएई के रियाद में आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे 7वां संस्करण है ये इसका 7वां संस्करण है। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें आयोजन में लगे हैं। और ये जो लिख रहा है ना
द न्यू कंपास, ये इस बार का क्या है, नया थीम है। 7वें संस्करण का थीम क्या है, द न्यू कंपास, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का यहां लिखा हुआ है द न्यू कंपास, इसका नया थीम है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अन्य सम्मेलन अगर देखा जाए तो सर 43वां आसियान शिखर, देखन में छोट लगत घाव करत गंभीर, ये वो वाले क्वेश्चन है कि अब आपसे पूछ देगा 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है, तो जकार्ता में हो रहा है। G20 जब भी आवे तो इसका 9-10 सितंबर भी याद रखना कि सर 9-10 सितंबर को इसका आयोजन भारत में हुआ था। 14वां वर्ल्ड स्पाइस, ठीक है ना, स्पेस नहीं, 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका बैठक हुआ था नवी मुंबई में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खजुराहो में। B20 समिट की बैठक नई दिल्ली में, ठीक है ना, B20 की बैठक नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में उद्भव नामक परियोजना की शुरुआत की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, उद्भव नामक परियोजना, सर उद्भव परियोजना है डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, डिफेंस से। अब इसमें हुआ क्या, आप देश के तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति लोग और इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री, यह तीनों लोगों ने इसमें भाग लिया है। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था कि जो हमारी प्राचीन भारत की सैन्य शिक्षा नीति थी उसको इकट्ठा करना और भारत के सभ्यतागत सैन्य मूल्यों का पोषण किया जाना। ये नहीं कि अगर वार हो भी जाए तो कई युद्ध के भी कई नियम होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी देखो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, उस युद्ध में लड़कियों को अगवा कर लिया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, बूढ़ों लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्ग लोगों को, तो वो सभ्यतागत या परंपरागत युद्ध की नीतियों में शामिल नहीं है। तो उस तरीके की चीजों को सीखना और अपनाना, ये इसका मंच का मुख्य उद्देश्य था। नंद बाबा दुग्ध योजना उत्तर प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ मध्य प्रदेश में, गो ग्रीन योजना गुजरात में, निथन्ना बीमा योजना तेलंगाना में। अगला पॉइंट, निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, बताइएगा। निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव, सर ये आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में, क्लियर है ना, चंडीगढ़ में। उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसका उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं। इस आयोजन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना, विविधता और समावेशिता को प्रोत्साहित करना। हालांकि कभी भी आपके हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है, वो सीधे आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो सर चंडीगढ़ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना की जा रही है, बताइएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना, सर ए ऑप्शन गुजरात में किया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला डाई संयंत्र कहां किया जा रहा है, गुजरात में। अब इसमें अमित शाह जी इसकी उद्घाटन के 24 अक्टूबर को, ये गुजरात में जगह है कलोल, ठीक है ना, कलोल में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और देखिए इसके बारे में जरा, इस नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ये गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर अमित शाह जी का क्या है, सांसद वाला क्षेत्र भी है। और इसको स्थापित करने वाली कंपनी का नाम है इफ्को, ठीक है ना, इसको स्थापित करने वाली कंपनी का नाम है इफ्को। अगला, भारत के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरिंग ट्रेनिंग स्कूल कहां खुला है, तो बेंगलुरु में। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वुसू को लॉन्च किया है, ये रिवीजन पॉइंट। जी किशन रेड्डी भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ भी लॉन्च किए हैं। अगला, सुधा मूर्ति कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, बताइएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, सोच समझ के बताइए। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 61वां आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आईटीबीपी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और ये तिब्बत और चीन के सीमा पे हमारे देश की सुरक्षा करता है, बाउंड्री की। उसी तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले पे बीएसएफ लगी रहती है। ऐसा मत सोचना कि देश की सीमा पे, मतलब कुछ लोग को तो पता होगा कुछ लोग को नहीं, कि हर जगह आर्मी ही लगी है, नहीं। पहली पंक्ति जो है वो जैसे पाकिस्तान की सीमा पे चले जाओ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, चाइना के साइड चले जाओ तो आईटीबीपी की है,
ठीक है ना, आईटीबीपी की है। तो ये बात है, अरुणाचल प्रदेश में हर जगह जो चाइना से हमारी बाउंड्री सटती है वहां आईटीबीपी के हैं। और वर्तमान में आईटीबीपी के हेड कौन है? श्री अनीश दयाल सिंह जी, ठीक है, श्री अनीश दयाल सिंह जी। निम्न में से किस राज्य ने नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी है? अब अभी आप देखिए, गणेश पूजा हुआ, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इस तरीके के वर्ष भर में अनेक पवित्र पूजाओं का आयोजन भारत में जगह जगह पे होता रहता है। और फिर उन मूर्तियों को पानी में, नदी में बहा दिया जा रहा है। मिट्टी की है तो ठीक, लेकिन कई ऐसे केमिकल की भी वो मूर्तियां बना दी जाती हैं जिससे नदी प्रदूषित हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भैया हम मिट्टी की प्रतिमा को प्रवाहित, मतलब कि हम ऐसी कोई केमिकल युक्त प्रतिमा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। और वास्तव में काफी गंदा भी लगता है कई दिनों बाद इस तरीके से नदी में, हाँ, इसे प्रवाहित हो। मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना है कि अब देखो ये सारी चीजें जो है ये नहीं गलती हैं, तो इनको भी ऐसे, जैसे माला फूल है, मिट्टी है, वो तो पानी में गल जाएगा, कोई जैविक चीजें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो प्लास्टिक के बनी हुई चीजें हैं वो प्रदूषित कर रही हैं। अब सबसे बड़ा समस्या तो अब आने वाला है छठ पूजा के अवसर पे, जो कि बिहार के लोगों का सबसे पवित्र और बिहार का सबसे प्रमुख पूजा में से एक है, उस पे क्या स्थिति बनेगी। फिलहाल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नव दुर्गा सहित देवी सिंथेटिक, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, सिंथेटिक सामग्री के गंगा सहित अन्य नदियों में विसर्जन पर रोक लगा दिया है, ठीक है ना। पूजा समितियों को विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे आप मुंबई में जाएं तो मुंबई वगैरह में जगह जगह कुंड बनाए जाते हैं, वहां पे उसको कृत्रिम कुंड में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है। तो उसी तर्ज पे लगभग कृत्रिम कुंड बनाया जाएगा जिसमें मूर्तियों का विसर्जन अनिवार्य होगा। ये प्रदूषण से, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जा रहा है। अगले पॉइंट पे जाएंगे। पंजाब राज्य द्वारा पूसा 44 नामक किस्म की, अब यहाँ पे प्रतिबंध लगा, एक प्रतिबंध वाला हम लोग और पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक प्रतिबंध वाला और पढ़ लेंगे। निम्न में से किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस बताइएगा। तो सर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। पोलियो क्या है? एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। जोनाथन साल्क ने पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यह दिवस जोनास साल्क की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था पोलियो वैक्सीनेशन का। अगला पॉइंट, ये सारे कुछ दिवस जो अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई पैरा गेम 2022 में प्राची यादव ने KL2 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है ना। तो इन्होंने जीता है आपके स्वर्ण पदक, प्राची यादव ने जीता है। पैरा ओलंपिक गेम इस समय चल रहे हैं, पैरा एशियन गेम्स, तो प्राची यादव ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। और अब एशियाई पैरा ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं, एशियाई, अभी कुछ दिन पहले एशियन गेम्स चले, अब उसके पैरा गेम चल रहे हैं, तो प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता। 28 वर्षीय प्राची यादव ने महिला पैरा केनो KL2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर सभी भारतीयों को गर्व करने का अवसर दिया है। ये कुछ खेल जैसे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली में हो रहा है, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हो रहा है, 20वां एशियाई खेल नागोया में हो रहा है और 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया में हो रहा है। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक्चुअली 1919 ईस्वी में बनी हुई संस्था थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था वर्ल्ड वॉर को रोकना, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो लीग ऑफ नेशन की जगह 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या हुआ करता था, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम FDR फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना में टोटल 51 देश हैं। 51 देशों में एक भारत इसका फाउंडर मेंबर है। भारत इसका फाउंडर मेंबर है।
एक देश था जो पोलैंड, ठीक है ना, पोलैंड ये एक ऐसा देश था जो कि नहीं गया बैठक में, लेकिन ये है। अच्छा, 24 अक्टूबर को जो ये बैठक हुई थी वो हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को में। तो इसलिए इसको हम लोग सैन फ्रांसिस्को मीटिंग का रिजल्ट भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के थ्रू 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। अच्छा, वहीं अगर आपसे कभी पूछ दे कि 1919 में जो लीग ऑफ नेशन बनी थी उसका स्थापनाकर्ता कौन था, तो उसका स्थापनाकर्ता अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन हुआ करते थे, वुडरो विल्सन। इस 24 अक्टूबर 1945 की मीटिंग में वो देश जो कि मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया था, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था रामास्वामी मृदुनेयार ने, ठीक है ना। इस सैन फ्रांसिस्को मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो रामास्वामी मृदुनेयार ये भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। तो लीग ऑफ नेशन का सब्स्टिट्यूट बना यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आपके सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अच्छा, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसा है जो अमेरिका का 4 बार राष्ट्रपति रहे। हालांकि अब अमेरिका में रूल है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये अमेरिका के राष्ट्रपति 4 बार रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति को हम लोग पोटस के नाम से भी जानते हैं, पोटस के नाम से। और अच्छा देखो, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं ना, स्टैटिक का ये इतना स्ट्रांग टॉपिक है कि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन 5-6 के अलावा जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसमें तुमसे कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये किस पेड़ की 2 पत्तियां हैं, तो जैतून या फिर ऑलिव। जो इसका आपका वो है एम्बलम है वो ऑलिव की है। ये पूछेगा इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, हमेशा याद रखना बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू, ठीक है ना, इसका बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू। ये जो बना हुआ है वो क्या है, ग्लोब, ठीक है ना, इसका एम्बलम में विश्व का ग्लोब बना हुआ है जो दोनों साइड से जैतून की 2 पत्तियों से ढका हुआ है और इसका बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन से आपसे ये भी पूछ देता है कि जब ये 24 अक्टूबर 1945 को बना था तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वो हुआ करते थे त्रिगवे ली, ठीक है ना, 24 अक्टूबर जब ये पहला। और त्रिगवे ली किस देश के थे ये भी पूछता है, नॉर्वे के थे। इसके पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बनने वाले अध्यक्ष वो थे बुतरस घाली, कि यूनाइटेड नेशन के पहले अध्यक्ष जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बने। यूनाइटेड नेशन के पहले जो एशिया महाद्वीप से बने वो हुआ करते थे यूथॉन्ट, ठीक है ना, यूथॉन्ट। ये कहां से थे सर, म्यांमार, ठीक है ना, यूथॉन्ट ये किस देश से थे, म्यांमार से थे। और यूनाइटेड वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस कहां से है सर, ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले अफ्रीकन, पहले एशियन, पहले यूरोपियन, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में यूनाइटेड नेशन से खूब पूछता है। और चूंकि मुझे अच्छे से एहसास है कि इसका स्टैटिक में कितनी वैल्यू है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने के पीछे इतना ज्यादा गया। तो हर बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, हर बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो अब जरूर आपसे ऐसे पूछेगा किस चार्टर एक्ट द्वारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को चार्टर एक्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 की थीम क्या है, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। ये भी आपको याद होगा। बनारसी पान, एक ही बात के पीछे तुम 100 बार पढ़ जाते हो। अब देखो कब से लिख रहा है कि आईटीबीपी का 62वां, क्या है ये, थोड़ी देर बाद उस पे बात नहीं हो सकती। तुम्हारा कमेंट हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया और आपके क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किसके द्वारा मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया है। बताओ इसका क्या आंसर होगा, मुख्यमंत्री। देखो मक्का, बाजरा, जौ, ये जितने मोटी अनाज है
ठीक है ना। ये जितने मोटे अनाज हैं इन सब को हम मिला करके क्या बोल देते हैं, मिलेट्स कह देते हैं। 2023 को वैसे ही मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, ठीक है ना, वैसे ही मिलेट ईयर घोषित किया गया है। तो उस चीज को हम लोग को याद रखना होगा। और मुख्यमंत्री मक्का मिशन वो उड़ीसा ने शुरू किया है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मक्का मिशन किसने शुरू किया है, तो उड़ीसा ने घोषित किया हुआ है। अब इसके बारे में उड़ीसा के वर्तमान जो आपके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने मक्का के लिए डेडिकेटेड किया। इस बार अगर तुम ध्यान दो तो हर राज्य कहीं ना कहीं किसी फसल को लेकर के अभियान चला रहा है। जैसे अभी आप लोग को याद हो कि 2 दिन पहले रवि महाअभियान बिहार राज्य सरकार ने रबी की खेती के लिए शुरू किया था। और अब देखिए मक्का महाअभियान या मक्का के उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो सरकार मक्के के अलावा दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलों को भी काम कर रही है। हमेशा याद रखना, वो किसी भी समय आपसे पूछ सकता है कि जितने मोटे अनाज हैं उन मोटे अनाज को हम लोग श्री अन्न के नाम से भी जान रहे हैं, जो बजट में घोषणा की गई थी। इन्हीं को हम लोग सुपर फूड के नाम से भी जान रहे हैं, क्लियर है ना। सुपर फूड के नाम से भी इन्हीं को हम लोग जान रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, रघुबर दास जी, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा कि उड़ीसा के अभी कुछ दिन पहले ही आपके रघुबर दास जी क्या बने, नए मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ त्रिपुरा को भी नए मुख्यमंत्री मिले हैं, रेड्डी जी, ठीक है, नाल्लू रेड्डी जी। इन्होंने किसका स्थान लिया, रघुबर दास जी ने प्रोफेसर गणेशी लाल जी का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन एक दिवसीय विश्व कप में एक से अधिक बार 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? सर मोहम्मद शमी। अभी जो पिछला मैच चल रहा था उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिया था। इस समय विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के मैटर में विराट कोहली चल रहे हैं, सर्वाधिक छक्का मारने के, लेकिन अब कल रात में क्विंटन डिकॉक आगे निकल गया है, तो वो फाइनल लिस्ट हम लोग देखेंगे। सर्वाधिक छक्के मारने के मैटर में रोहित शर्मा चल रहे हैं और 5 विकेट 2 बार एक विश्व कप में लेने वाले, अलग अलग इसी में नहीं लिया, अभी तो पहला मैच खेला था मोहम्मद शमी ने, वो आपके मोहम्मद शमी चलना है, ठीक है ना, वो आपके मोहम्मद शमी चलना है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, विश्व कप में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद शमी ही है और उसके अलावा ये कुछ अन्य गेंदबाज आपके सामने लिस्ट दी हुई है। अभी हाल ही में किसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइएगा। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद शमी, क्लियर है ना, प्यूमा इंडिया के। अब ये मोहम्मद शमी जो कि विश्व कप में 5 विकेट लेके भारतीय तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने ये विकेट लिया है। वैसे आपको बताएं कि प्यूमा इंडिया के कई ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। विराट कोहली भी हैं, उसेन बोल्ट भी हैं, सुनील छेत्री भी हैं, एमसी मैरी कॉम जी भी हैं, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भी हैं, इस तरीके के अवनी लेखरा भी हैं। अब किसको किसको याद रखोगे, कंफ्यूजन। तो याद रखना, ऐसे स्थिति में जो सबसे लेटेस्ट बना है जैसे मोहम्मद शमी, इनको याद रखोगे। भाई 10 ठो हैं, अब तुम याद कर लो, ऑप्शन में दे देगा सुनील छेत्री, तो क्या गलत काट के आ जाओगे? नहीं काट के आ सकते हो। और क्या एक इससे तो अच्छा रहेगा कि हम 7 अलग अलग ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर याद कर लें, एक ही के 7 याद करें, उससे अच्छा हम अलग अलग 7 याद कर लें और इसका जो सबसे लेटेस्ट बना है उसको याद कर लें। तो जब ऐसी कोई चीज आया करे, थोड़ा सा ध्यान देके आगे बढ़ जाया करो, ठीक है ना। अब ये बाबा रामदेव हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, हाँ बेटे ना, ठीक है ना। क्या चीज, हाँ ग्रीन, अरुणाचल प्रदेश पर्यटन राजदूत, ठीक है, अमिताभ बच्चन और अतुल्य भारत।